बिस्मिल्लाह। जी बेटे, हम पढ़ रहे हैं एक्रूअल्स। ये हमारा टॉपिक है और एक्रूअल्स में जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया उसको ब्रीफली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि ये रिपोर्टिंग पीरियड होता है जिसमें कि ये ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड होती है। और जो क्लोजिंग डेट ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड होती है, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, उसको हम रिपोर्टिंग डेट भी कहते हैं। ठीक है। जो इनकम स्टेटमेंट है वो फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड बनाई जाती है। ठीक है। और जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट बनाई जाती है। ठीक है बेटे, ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, दो ट्रांजैक्शंस डिस्कस की थी मैंने। ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये थी कि कैश पेड फॉर रेंट एक्सपेंस सपोजली मैं फिगर चेंज करने लगा हूँ, ₹70,000 ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड that includes ₹10,000 rent for the next year। ठीक है। अब ज़रा इसको फौरी तौर पे मुझे आप बताएं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो मैं करने लगा हूं, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो बेटे प्लीज़ ईमानदारी से फ़ौरन रोकेंगे आप मुझे। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट प्रीपेड डेबिट एंड कैश क्रेडिट। 70,000 से कैश क्रेडिट, 10,000 से प्रीपेड और 60,000 से रेंट एक्सपेंस डेबिट। मेरे बेटे किसी को अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ फ़ौरन बताए कि नहीं 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 सर एक मिनट रुक जाएं, बात क्लियर नहीं हुई, क्लियर करके तो फिर आगे चलें प्लीज़। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है जी बेटे? एवरीवन लॉजिकली ग्रिप में है? वो जो मैं कहता होता हूँ 5 मेन हेड्स और डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक सोचो इसको। तो आप 5 मेन हेड्स इसके ऊपर सोच रहे हैं कि इसमें से कौन सा एसेट है, कौन लायबिलिटी है, कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, कौन ओनर्स इक्विटी है। ये 5 मेन हेड, और किसको डेबिट या किसको क्रेडिट करना है। ठीक है। उसके बाद बेटे मैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 के ऊपर आ रहा हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 मैंने जो कल डिस्कस की थी, चेंज ऑफ फिगर्स के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ।
cash rupees 100,000 paid during the reporting period to staff as salaries. On the reporting date, staff salaries of rupees 50,000 were still due. ठीक है, क्या कह रहा है वो इधर कि हमने 1,00,000 रुपया पे किया था ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड स्टाफ सैलरीज के लिए, और रिपोर्टिंग डेट पे पता चला कि अभी हमने 50,000 स्टाफ सैलरीज का पे करना है। तो बात क्या समझ में आती है कि हमारी जो स्टाफ सैलरीज हैं वो एज एन एक्सपेंस डेबिट होंगी 1,50,000 से, और हमने कैश क्रेडिट करना है जो कैश पे किया इन एक्चुअल उतनी अमाउंट से, और सैलरीज ड्यू या पेएबल एक ही बात है, सैलरीज ड्यू या पेएबल क्रेडिट होंगी हमारी 50,000 से। अब इधर वो पांचों मेन हेड्स वाली बात को आप अप्लाई करें तो क्या है, इसमें कैश एसेट में कमी हो रही है, क्रेडिट किया, लायबिलिटीज़ पेएबल जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं इसलिए क्रेडिट किया, और एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं बिज़नेस के, 1,50,000 से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, लिहाजा इसको हमने डेबिट किया। ये वो दो कॉन्सेप्ट्स थे जिस पे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर गुफ्तगू की थी। कॉन्सेप्चुअली ग्रिप में है ये बातें। अब मैं आज के लेक्चर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। अब आप बहुत तवज्जो से, अगेन ये आपका और मेरा वादा है कि मैं रिलैक्स्ड वे में आपके साथ बातचीत करूँगा और आप रिलैक्स्ड वे में उसको समझेंगे। बहुत तवज्जो से आपने एनालिसिस करना है कि इसमें कौन से मेन हेड्स के साथ ताल्लुक़ जुड़ रहा है और किसको डेबिट या क्रेडिट करना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में। ओके, commission received during the reporting period rupees 35,000 includes an advance receipt of rupees 5,000 that relates to the next रिपोर्टिंग पीरियड। बिल्कुल रिलैक्स वे में मुझे पहले एक कहानी समझाएं कि कहानी है क्या। जो बच्चा मुझे समझा दे
फिर मैं बात कोई एक बच्चा वॉलंटियर करे और मुझे समझा दे कि क्या कहानी लिखी गई है। जी बेटा। सर उसने रिपोर्टिंग पीरियड के लिए जो कमीशन रिसीव किया था वो 30,000 था, उसे एडवांस में भी उसने 5,000 नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड के लिए दे दिए। ओके, शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन थोड़ी सी कहानी में रंग भर दें ज़रा मुझे। आप ये कहें, आप इसमें जो रंग भर रहे हैं, आप ये कहें कि मैं अकाउंटेंट हूँ एक बिज़नेस का, ठीक है, और उस बिज़नेस ने किसी शख्स के लिए काम किया है, ठीक है, और उस बिज़नेस ने उस शख्स से जो कमीशन ली है वो जितना काम किया उससे ज़्यादा कमीशन ले लिया। ये कॉन्टीन्यूसली बिज़नेस काम करता है। कमीशन बनती थी उसकी 30,000, उसने एडवांस में अगले साल की भी कमीशन दे दी है, 35,000 टोटल कमीशन दे दी है, ठीक है। अब जो बिज़नेस जिसके आप अकाउंटेंट हैं उसके लिए कमीशन 5 मेन हेड्स में से किस मेन हेड से ताल्लुक़ रखती है? इनकम से। ओके, इनकम की नेचर डेबिट या क्रेडिट? इनकम की नेचर, और सुते हो जाग जाओ, थोड़ी मेहरबानी। हाँ, इनकम की नेचर क्रेडिट। आपको इनकम रिसीव हुई, ठीक है, इनकम्स में, कमीशन इनकम्स में इंक्रीज हुई। जी बेटे, आप पूछना चाह रहे हैं? देखो बेटे, आपका एक बिजनेस है। अच्छा, सवाल मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि बहरहाल ये एक कन्फ्यूजन आ जाएगी, और इस सवाल को मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। कन्फ्यूजन ये है कि कमीशन प्रॉफिट नहीं होता क्या? ठीक है, चूँकि ये एक जेन्युइन कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसको ज़रा ज़ोर दे के एम्फेसिस के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें बेटे, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो पहली बात तो ये है कि मैंने आपको अब ये समझाना है कि कमीशन जो है वो आपका प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो बिज़नेस है, ये जो बिज़नेस है, सपोजली रियल एस्टेट का बिज़नेस है, आपका बिज़नेस रियल एस्टेट का बिज़नेस है। आप रियल एस्टेट किसी के बिहाफ पर ख़रीदते हैं और बेचते हैं। अब सपोजली आपके एक कस्टमर ने अपना घर बेचना है, वो आपके पास अप्रोच करता है आपको और कहता है कि जनाब मेरा घर बेचते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है जी, मैं आपसे सपोजली 5% कमीशन लूँगा और आपका घर बेच दूँगा, ठीक है। घर जो है वो 10 मिलियन का आप बेचते हैं। इस पर जब 5% कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो 500,000 जो है वो आपकी कमीशन आती है। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ उस तरफ आएँ। आप कमीशन को अपनी इनकम बनाते हैं 500,000। उसके बाद आपका ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें से लेस करते हैं। सपोजली 10,000 का बिल, ऑफिस का बिल है, आप रेंट लेस करते हैं, 40,000 रेंट है। आप स्टाफ सैलरीज़ लेस करते हैं, सपोजली आपकी 50,000 की स्टाफ सैलरीज़ हैं। टोटल 100,000 का आपका एक्सपेंस है। आपकी इनकम उस साल की कितनी है? 500,000 की कमीशन आपको रिसीव हुई। आपके एक्सपेंस कितने? 100,000 के। प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है बेटे, इस तरह सोचेंगे हम। वो कमीशन जो है उस बिज़नेस की इनकम है, और उस बिज़नेस ने उस इनकम में से अभी बहुत से एक्सपेंसेस को मीट करना है, और वो एक्सपेंसेस मीट होने के बाद फिर वो बिज़नेस कहेगा कि जी मुझे इस पे इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ।
बेटे समझ आ गई? ठीक रहमान, माशाल्लाह। अच्छा जी, ओके। Commission received during the reporting period 35,000. That includes an advance receipt of 5,000 which relates to the next reporting period. अब देखना ये है कि आपको कैश रिसीव, अब जिस तरह से आपके दिमाग को मैं सोच की तरफ लेकर जा रहा हूँ, प्लीज़ इस तरह एक्सरसाइज करें आप। सबसे पहले ये देखें कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखो कितना रिलैक्स हो जाओगे अगर इस तरह से आप मेरी बातों पे अमल करोगे। सबसे पहले ये सोचें कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है। अब देखें कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, लिहाजा कैश रिसीव हो रहा है तो कैश एसेट में इंक्रीज है। कैश कितना रिसीव हो रहा है? 35,000 से कैश रिसीव हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक तो आसानी आ गई कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो गया कि डेबिट जो है मैंने ठीक किया। ओके, अब उसके बाद आप ये देखें इस रिपोर्टिंग पीरियड से मुतल्लक कितनी इनकम है आपकी। 35 सारी की सारी इस रिपोर्टिंग पीरियड से मुतल्लक इनकम है या 30,000 इस रिपोर्टिंग पीरियड से ताल्लुक़ रखती है। लिहाजा कमीशन इनकम को क्रेडिट करें आप 30,000 से। यहाँ तक अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप को और रिलैक्स्ड वे में आ रहा है। अब अपने आप से पूछें कि 35,000 में 30,000 तो आपकी इनकम बनती थी। इनकम क्या है? जिसका ताल्लुक इस रिपोर्टिंग पीरियड से। 5,000 तो इनकम नहीं बनती थी, एडवांस में रिसीव कर लिया। एडवांस में रिसीव किया तो रात को सोओगे कैसे? ठीक है, और रात को सोओगे कैसे का मतलब है कि एक बोझ है दिमाग पे। बोझ का मतलब क्या है कि लायबिलिटी है, और लायबिलिटी 5 मेन हेड्स में से किसी एक मेन हेड को कहते हैं कहते हैं। और अब देखो लायबिलिटी की नेचर डेबिट या क्रेडिट में से किसके साथ है? क्रेडिट के साथ है। अब वो क्रेडिट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं या आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ हो रही हैं? लायबिलिटी पैसे लिए, लायबिलिटी बढ़ गई भाई। लिहाजा कमीशन नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लिखूं। मैं जरा आप लोगों के लेवल पर कर रहा हूं और अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि जो करके आया हूं ठीक करके आया हूं। नहीं समझ आ रहा कि आप क्या हेड लिखूं, आप कमीशन लायबिलिटी लिख दो। देखो बेटे, मेरे से पढ़ने से कम एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि अकाउंटिंग अच्छा लगना शुरू हो जाएगा एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ अकाउंटिंग के अंदर कि आपको लगे हाँ वाकई अकाउंटिंग में हमें कोई ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एक कमीशन आपकी इनकम है, एक कमीशन आपकी लायबिलिटी है। अब आपने आपको उस लेवल पे समझाओ कि इनकम कौन सी है जो कमीशन इनकम अर्न की है। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहें तो कमीशन अर्नड लिख सकते हैं, और ये वो है जो कमीशन अर्न नहीं की, इसको अनअर्नड कह सकते हैं। तो कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत है आपको कि जी हेड अनअर्नड इनकम जो है रट्टा लाला भाई। ठीक है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है ना। एक इनकम आपको मिल गई लेकिन आपने अर्न नहीं की, कमाई नहीं है लेकिन पैसे मिल गए, तो उसकी नेचर लायबिलिटी ही की होगी ना बेटे। कितना रिलैक्स्ड वे में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अनअर्नड इनकम लायबिलिटी क्यों होती है। कोई रट्टे की जरूरत है? तो आपने कैश डेबिट किया, टोटल जितना रिसीव हुआ है उतने से, जितनी इनकम है उतने को इनकम के हेड में क्रेडिट किया, जितनी लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी के हेड में क्रेडिट किया। कम से कम डेबिट क्रेडिट तो ठीक हो गया ना। अब सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि हेड ऑफ अकाउंटिंग की अंग्रेजी क्या लिखनी है। वो उस अकाउंटिंग हेड की अंग्रेजी जो मिलती जुलती है लिख दो। एग्जामिनर कभी आपसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जामिनर है। वो लॉजिक्स को पकड़ेगा, वो रट्टे को नहीं पकड़ेगा।
लॉजिक ये कहती है कि कमीशन अर्नड है और वो दूसरी कमीशन अनअर्नड है। वो अनअर्नड कमीशन को कहेगा कि वाकई इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जो चीज़ अर्न नहीं की लेकिन रिसीव होगी वो लायबिलिटी होती है। इसकी जगह एक और हेड भी आप लिख सकते हैं, अनअर्नड कमीशन की जगह आप एडवांस कमीशन भी लिख सकते हैं। एडवांस लिख दो। हकीकत तो यही है ना कि आपको एडवांस में कमीशन मिली है, तो जो एडवांस में कमीशन मिली है वो आपकी लायबिलिटी इनकम तो नहीं हुई ना, आपकी इस रिपोर्टिंग पीरियड से ताल्लुक नहीं रखते। क्लियर है बेटे? चलो मैं अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आ रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कह रही है आपको? ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपसे ये कह रही है कि सपोजली आपने बिल्डिंग रेंट पर दी हुई थी, आपने मुझे बिल्डिंग रेंट पर दी है, मैं आपको रेंट देता हूं, तो वो रेंट आपके लिए इनकम होगी ना, ठीक है? बिल्डिंग लेट आउट, वो बोर्ड्स पे पढ़ते हो लिखा था टू लेट, क्या मतलब होता है? किराए के लिए खाली। तो ये लेट आउट का मतलब समझ आ गया उनकी होता है? हाँ हुन समझ आया लेट क्यों लिखा होता है, ठीक है? टू लेट लिखा होता है ना कि किराए पे खाली है, ये वो एडवर्टाइजिंग का बोर्ड लिखा होता है टू लेट, या बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है टू लेट, ठीक है? तो वो किराए के लिए। बिल्डिंग लेट आउट फॉर monthly rental of rupees 6,000. During the reporting period, the rent received was rupees 60,000। वैसे तो बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। चले मैं यहाँ पे खामोश होता हूँ, मैं ज़रा आपके लॉजिक्स के साथ खेलना चाह रहा हूँ। खेलने का हक है मुझे कि नहीं? चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा खेलता हूँ, अकाउंटिंग खेलते हैं। आप मुझे बताइए, आपने बिल्डिंग जो किराए पर दी मुझसे कितना रेंट लेना था? 6,000 पर मंथ। मेरा रिपोर्टिंग पीरियड कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। टोटल कितना एक साल में 12 महीने में कितना रेंट आपने रिसीव करना था? 72,000। मैंने आपको 60,000 दिया, क्या आप मुझसे राज़ी होंगे? नहीं। आप क्या एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि रिपोर्टिंग डेट पर आप मुझे क्या कहेंगे कि सर 12,000 मज़ीद पे करें? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अकाउंटिंग में जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये 12,000 कैश में रिसीव हो चुका है? नहीं। होना चाहिए? वाजिबुल वसूल कहेंगे इसको? वाजिबुल वसूल को ज़रा अंग्रेज़ी बोल दें, अकाउंट्स रिसीवेबल कहेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल जो है उसने आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देना है। 5 मेन हेड्स में से किसके साथ ताल्लुक है? फैमिली मेंबर्स। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। रिसीवेबल, एसेट रिसीवेबल, एसेट है ना? तो रिसीवेबल डेबिट ग्रुप से ताल्लुक है ना? आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हो गए? इंक्रीज हो गए। अब इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। अब इसमें एक तो कैश ट्रांजैक्शन बड़ी सादा सी है कि आपको कैश रिसीव हो रहा है 60,000। मैं जानबूझकर इसको कंपाउंड करने लगा हूं, अगर आप माइंड ना करें।
और मैं रेंट रिसीवेबल को डेबिट करने लगा हूँ 12,000 से, और रेंट इनकम जो है, जो मेरी रेंट इनकम की अमाउंट है वो क्रेडिट होगी। लॉजिकली मुझे बताएं, बात समझ में आती है बेटा? एनी कन्फ्यूजन? इतने मैच्योर हो गए हो कि कंपाउंड एंट्री समझ में आ जाती है? ठीक है, नहीं समझ आई ना? आ गए। ये 4 ट्रांजैक्शंस अगर आपको ग्रिप में आ गई हैं, ये वाली 4 ट्रांजैक्शंस अगर ग्रिप में आ गई हैं तो बात को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात ने मुझे बचपन में बहुत तंग किया था, वाकई बहुत तंग किया था। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस बात पर तंग हों। इस बात के तंग होने के पीछे और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि चंद बुक्स के राइटर और बाज़ औक़ात खुद आईकैप जानबूझकर अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के जज्बात के साथ खेलना पसंद करता है। ठीक है, अब अकाउंटिंग के स्टूडेंट के जज्बात क्या हैं देखिएगा, अभी आपके जज्बात मजरू होने लगे हैं। ट्रायल बैलेंस है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। इधर भी बहुत सी अमाउंट्स लिखी, इधर भी बहुत सी अमाउंट। इधर एक अमाउंट लिखी हुई है रेंट रिसीवेबल, मैं इससे मिलती जुलती रकम नहीं लेना चाह रहा जो कि मैंने इधर लिखी है, इसलिए मैंने मिटा दी है। इधर रेंट रिसीवेबल लिखी हुई है क्रेडिट साइड पर, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इधर और भी बहुत सी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, इधर और भी बहुत सी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, इधर और भी बहुत सी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, और ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हैं। क्या दिमाग में आता है? क्या ज़हन में आता है? चलो, हर बच्चा ज़हन में जो आता है वो बताए। ट्रायल की दोनों साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट करेक्ट हुआ हुआ है। डेबिट एंड क्रेडिट में गलती कोई नहीं है। ठीक है, रिसीव नहीं हुआ, हो गया जी बेटे, एडवांस रिसीव हो गया। जज्बात मजरू हो रहे हैं ना? सबसे बड़े जज्बात क्या मजरू हो रहे हैं कि यार सर ने कहा था कि रिसीवेबल जो है वो तो एसेट होता है। अब ज़रा प्लीज़, ये वाकई इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात है कि जिसने, जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह का, ताज़ा वाला स्टूडेंट, तो मैं बहुत तंग हुआ था। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने मेहनत की, फिर मुझे पता चला कि असल में एग्जामिनर क्या कहना चाहता है और मैं क्या समझ रहा होता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस लेवल पर टीचर का फ़ायदा उठाते हुए तंग ना हो। हमने अकाउंट्स रिसीवेबल इससे पहले पढ़ चुका हुआ है लफ्ज़, ट्रेड रिसीवेबल पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, और हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि रिसीवेबल का मतलब होता है एसेट जिसने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देना है। उसी लफ्ज़ रिसीवेबल को जब हम इधर अप्लाई करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से हिल जाता है कि यार ये क्या हरकत हुई, रिसीवेबल तो डेबिट साइड पर आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ट्रायल कहीं गलत तो नहीं है। जब ट्रायल देखते हैं तो ट्रायल की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, हम फिर हिल जाते हैं।
कि अब इस रिसीवेबल के क्रेडिट का क्या मतलब लूं। अब सिवाय इसके और कोई मतलब नहीं है, अब तवज्जो से सुनना मेरी बात, सिवाय इसके और कोई मतलब नहीं है कि उसने लफ्ज रिसीवेबल जो है वो इनकम के मानों में यूज किया, क्योंकि अकाउंटिंग दुरुस्त है। अब जो गलती है वो हेड ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करने की गलती है, या उसके दिमाग में एक बात है कि रेंट रिसीवेबल, मैं कहना तो इनकम को ही चाह रहा हूं ना, वो एक कह रहा है, और ये काम किसी एक किताब ने नहीं किया, बहुत सी किताबों ने किया हुआ। हाँ, वो ये है कि वो चूंकि क्रेडिट में है इसलिए इनकम है, ये है लॉजिक। क्या आपने बनानी, ट्रायल इज टैली, डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं है। हाँ देखो बेटे मेरी बात, आप जो सोच रहे हो ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपके जज्बात के साथ खेल रहा है यहां पे वो। अब हमने बड़ा पॉजिटिव होकर सोचना है। अगर ये रिसीवेबल ही होता, अगर मैं इसके अल्फाज को कहता कि करेक्ट हैं, तो ट्रायल आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये अल्फाज करेक्ट हैं तो इस 50,000 को डेबिट साइड पे नजर आना चाहिए था, इसको मुझे एसेट में शो करना चाहिए था। लेकिन प्लीज मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें, फिर डिबेट करेंगे हम, लेकिन मेरी बात को पॉजिटिव माइंड के साथ समझें। इख्तलाफ के साथ समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। पॉजिटिव माइंड का मतलब है कि एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल अपना जो है मेरे बराबर लेकर आए कि सर जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, वरना फिर हम झगड़े में रहेंगे। सच ये है कि ट्रायल की दोनों साइड्स टैली का मतलब, एक अकाउंटेंट होने के नाते, एक अकाउंटेंट आपसे बात कर रहा है कि अगर ट्रायल की दोनों साइड्स टैली हैं तो इसका मतलब है कि डेबिट एंड क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। का मतलब है कि जो चीज क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है दुरुस्त क्रेडिट साइड पर लिखी हुई है। का मतलब है कि जो चीज क्रेडिट साइड पे लिखी है या वो इनकम है या लायबिलिटी है या ओनर इक्विटी है। लिहाजा ये सोचें कि जो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है क्या वो ओनर्स इक्विटी हो सकती है? नहीं। रेंट रिसीवेबल ओनर्स इक्विटी के बराबर की कोई चीज नहीं हो सकती। क्या रेंट रिसीवेबल लायबिलिटी हो सकती है? नहीं, रेंट रिसीवेबल लायबिलिटी के बराबर की भी नहीं हो सकती। वो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस यहां तो उसने लिखा होता। तो फिर इसका मतलब है रेंट रिसीवेबल वो दरअसल क्या कह रहा है कि जो मेरा इस के अंदर एक रेंट रिसीवेबल है, वो वाली बात उसने कही कि मेरा रेंट जो है इनकम है और सारा का सारा रिसीव नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली आपको यहां पे कुछ अदर रिसीवेबल्स नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर 50,000 शामिल हुआ होगा, तभी ट्रायल टैली होगा ना। ठीक है, तो ट्रायल के अंदर कहीं ना कहीं आपको अदर रिसीवेबल्स के अंदर जो है वो 50,000 शामिल होकर लिखा हुआ होगा। और ये 50,000 जो है अब हमें कंफर्म हो गया कि ये रेंट इनकम को वो असल में टर्मिनोलॉजी रेंट रिसीवेबल की दे रहा है। डेबिट एंड क्रेडिट करेक्ट है क्योंकि ट्रायल टैली है, इसलिए मैं डेबिट या क्रेडिट के ऊपर डिबेट कभी नहीं करूंगा अगर मैं एक काबिल अकाउंटेंट हूं। ठीक है, हां मैं ये डिबेट करूंगा कि उसने अल्फाज गलत इस्तेमाल किए हो सकते हैं, उसको यहां पे रेंट इनकम को लिखना चाहिए था। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो मैं किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा हूं? ठीक है जी, अब आप बताएं, अब बात को आगे फर्दर इसमें डिस्कस करना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूं? ये मैंने ज़िमनी तौर पे बात की है, इसको कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंस, ये ज़िमनी बात की है। हो सकता है सारी जिंदगी आपको किसी बुक के अंदर ये चीज नजर ना आए। मैंने चूंकि 8-10 किताबें फालतू भी पढ़ रखी हैं तो मेरे पास एक एनालिसिस मौजूद है किताबों का, इसलिए मैंने ये बात आपसे ज़िमनी की है। और बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो होता है वो आपको कहीं से कोई उठाकर सवाल देता है, तो वहां पर आपको ये पॉइंट अगर नजर आए तो आपने फिर याद करना है कि ये रेंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पर है, ट्रायल टैली है, तो इसका मतलब है कि इनकम है। ओके वेल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटे, कल मैंने आपसे कहा था कि मैंने 8 सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करने हैं। अभी तक कितने सिनेरियो डिस्कस हुए हैं? 4। चारों ग्रिप में हैं। उन चारों का ताल्लुक मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक चीज
रिवाइज करवाने जा रहा हूं। ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है, और इस डेट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। ठीक है बेटा, ये हमारी करंट रिपोर्टिंग डेट है। प्रीवियस रिपोर्टिंग डेट थी पिछले साल के पीरियड की। अब मुझे चूंकि पिछला साल भी चाहिए है तो मैं थोड़ी सी डॉट्स लगाकर पिछला साल शो कर रहा हूँ और थोड़े से डॉट लगा के अगला साल भी शो कर रहा हूँ। अभी तक हमें जो बातें मालूम हुई हैं मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन 1 में हमने क्या किया था कि हमने कैश पे किया था 70,000 और पता चला था कि जी 10,000 का जो है वो हमने एडवांस में पे कर दिया है। उस 10,000 का ताल्लुक जो है वो नेक्स्ट ईयर के साथ था। रेंट 60,000 का ताल्लुक इसके साथ था और रेंट 10,000 का ताल्लुक नेक्स्ट ईयर के साथ था। फिर दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, दूसरे सिनेरियो में हमारी स्टाफ सैलरीज 150 की थी। दूसरे सिनेरियो में हमारी सैलरीज जो थी 150 की थी, जिनमें से 150 की सैलरीज थी एक्सपेंस में, जिनमें से रिपोर्टिंग डेट पे पता चला कि 50 जो हैं वो ड्यू हैं। ये रेंट एडवांस था, ये सैलरीज ड्यू हैं। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो में हमारे पास इनकम जो है वो 30,000 की थी, जिसमें से 5,000 एडवांस में रिसीव हुए थे। तीसरे सिनेरियो में हमारी कमीशन इनकम जो थी वो 30,000 की थी और एडवांस में कमीशन जो रिसीव हुई थी वो एडवांस वो 5,000 रिसीव हुई थी। ठीक है, और फोर्थ सिनेरियो में हुआ यूं कि हमें 60,000 का जो है वो रेंट रिसीव हुआ था। हमारी रेंट इनकम जो है वो टोटल 72,000 की थी, जिसमें के रेंट ड्यू रिसीवेबल यानी कि हमारा 12,000 था। ओके, अच्छा, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब मुझे नंबर 5 सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करना है। अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि जो रेंट मैंने पे किया है, मैं एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें पिछली अमाउंट्स मैं नहीं करता, इसलिए मैं लफ्ज़ रेंट की बजाय मैं कोई और एक्सपेंस इधर ले लेता हूँ, रिपेयर एक्सपेंस। मैं कहता हूँ कि जी मैंने रिपेयर पे की है, रिपेयर पेड इन कैश ₹90,000 ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, यहां तक बताओ कैश ट्रांजैक्शन है ये। रिपेयर पेड इन कैश 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। सादा बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में बताओ कि रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट और कैश को क्रेडिट होती नजर आ रही है। ओके, which includes
रुपीज़ 15,000 pertaining to the previous year। लो जी, ये बात वो कर रहा है, कह रहा है कि जो रिपेयर 90,000 की आपने ड्यूरिंग द पीरियड पे की है, अब बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में आप मुझे बताएं कि कैश आपने कितना क्रेडिट किया इसमें? 90,000। कोई मुश्किल बात तो नहीं मैंने की इसके अंदर, आपको सब एग्रीड है? और सिर्फ सादा अंदाज में आप मुझे बताएं कि 90,000 ड्यूरिंग द ईयर रिपेयर के आपने जो पे किए हैं, क्या वो सारे के सारे इसी साल की रिपोर्टिंग पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं? इस साल के रिपोर्टिंग पीरियड से कितने ताल्लुक़ रखते हैं? पक्का? तो मैं कहता हूं कि मेरे रिपेयर एक्सपेंस जो हैं वो इस साल से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो 75,000 के हैं। इन दोनों बातों पे सिंगल परसेंट भी अगर कोई शक या शुबा आपको जहन में अराइज हो रहा है तो बताइए। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आपने जो 15,000 रुपीज़ पे किए हैं, उन 15,000 का ताल्लुक आने वाले साल से या पिछले साल से? पिछले साल से। इसका मतलब पिछले साल आपने रिपेयर करवाई थी किसी मिस्त्री मजदूर से, किसी कारीगर से, लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए थे, तो आपके सर पर बोझ था ना, लायबिलिटी थी ना। तो अब आप जो पे कर रहे हैं वो आप पिछले साल जो आपके सर पे बोझ था उसको पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। तो लायबिलिटी आपकी जब पे होगी, अच्छा लायबिलिटी 5 मेन हेड्स में से आ गई लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का किस मेन हेड से ताल्लुक है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट के साथ। अब लायबिलिटी पे हो रही है, लायबिलिटी जब पे होगी तो मजीद आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या लायबिलिटीज, आपके दिमाग से लायबिलिटी उतर जाएगी, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो आप उसको डेबिट करेंगे ना बेटे। यहाँ तक तो बात हमें 100% क्लियर हो गई कि डेबिट करेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि अंग्रेज़ी क्या लिखनी है। तो बहुत रिलैक्स्ड वे में मुझे बताएं, ये लायबिलिटी किस वजह से बनी थी आपकी? रिपेयर की वजह से। तो आप इसको कह दें रिपेयर पेएबल कह दें, कोई मसला ही नहीं कि एक लायबिलिटी थी रिपेयर पेएबल, पे कर दी, डेबिट होगी, ख़त्म हो गई। और अगर अपने आप को मज़ीद रिलैक्स करना चाहते हैं तो विद इन ब्रैकेट ओपनिंग लिख दें कि ओपनिंग बैलेंस था लायबिलिटी का जो पे किया, ओपनिंग बैलेंस था ना लायबिलिटी का, वही पे किया ना। पिछले साल आपकी जो लायबिलिटी थी, पिछले साल की डेट पर आपकी एक लायबिलिटी स्टैंड करती थी 15,000 की, वो पिछले साल की डेट पर जो लायबिलिटी 15,000 की स्टैंड करती थी वो, और जो इस साल रिपेयर करवाई है 75,000 की, मिल के 90,000 पे किया, बात खत्म हो गई। ठीक है बेटे? पक्का? समझ में आ गई? अब अगला पॉइंट सुनिए और समझिएगा। नंबर 6, आप स्टेशनरी के लिए जब भी पे करते हैं तो स्टेशनरी को क्या लेते हैं आप? एक्सपेंस है। स्टेशनरी के लिए आपने पे किया, स्टेशनरी को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया, बात खत्म हो गई। पता चला कि आपने स्टेशनरी के लिए जिस दुकान से स्टेशनरी लेते हैं, जब आप गए, मैं सिनेरियो पहले बना रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा। आप जिस दुकान से स्टेशनरी लेते हैं, आप गए उसके पास, आपने कहा जी कि ये 40,000 रुपया लें और स्टेशनरी दे दें। उसने अल्लाह के बंदे ने आपको 60,000 की स्टेशनरी दी। वो तेरी खैर हुई हैं, आप तो उसे 40,000 दे रहे हैं, वो 60,000 की स्टेशनरी दे रहा है। ऐसा होगा?
हो सकता है, आपका बिहार अच्छा तो हो सकता है। आपने उस स्टेशनरी के लिए पहले से एडवांस में पैसे दिए हो सकते हैं उसको, कि नहीं? ठीक है, आपने स्टेशनरी के लिए 20,000 पहले से उसको दिया हुआ था और 40,000 अब आपने दिया, और ये 60,000 की स्टेशनरी आपने कंज्यूम कब की है? इस रिपोर्टिंग पीरियड में। अब जरा देखिएगा कि इस पे क्या बात बनती है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी paid in advance was rupees 20,000 that expired during the current reporting period the stationery purchased and consumed during the current reporting period is rupees 40,000। इस अंग्रेजी को समझ के मुझे बताइए कि क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बिल्कुल सादा समझना है, कोई मुश्किल मैंने अल्फाज ना इस्तेमाल किए हैं ना कॉन्सेप्ट इसमें मुश्किल है। क्या कह रहा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी पेड इन एडवांस वॉज, आपकी रिपोर्टिंग पीरियड जो शुरू हुआ, ये वाला जो ओपनिंग डेट है, उस वक्त 20,000 रुपीज़ पता चला कि स्टेशनरी के लिए आपने एडवांस पे किए हुए थे। ठीक है, वो कब कंज्यूम हुए, यानी कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिला आपको? इस साल में। तो जो आपने पिछली मरतबा में एडवांस दिए हुए थे ओपनिंग डेट पे, वो आपका एसेट के तौर पे पड़ा हुआ था। ठीक है, इस साल कंज्यूम हुआ का मतलब क्या? वो आपका क्या है? इस साल का एक्सपेंस है। लेकिन इस साल कैश कितना पे किया और कंज्यूम किया? 40,000। अब देखो, बड़ा सादा सादा इसको लो जरा। सबसे पहले देखो इसमें कैश ट्रांजैक्शन क्या है। कैश कितना पे किया अभी आपने? 40,000 पे किया। 40,000 से कैश को करो क्रेडिट। उसके बाद सादा सादा बताओ कि आपका स्टेशनरी एक्सपेंस कितना बनता है इस मरतबा का? एक्सपायर कितनी हो रही है? 60। बताओ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस डेबिट एंड क्रेडिट पे ग्रिप है? लॉजिकली जो बच्चे इस वक्त स्लो पेस पे चल रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा कमर सीधी कर लें अपने। आप भी बेटे कमर सीधी है सबके? ओके, स्टेशनरी का एक्सपेंस होना 60,000 से समझ आता है, कैश का पे होना 40,000। अब इसमें 20,000 क्या है जो हमारे पास एक स्टेशनरी की एडवांस पेमेंट थी, वो एक्सपायर हो रही है। ओके, तो पिछले साल का स्टेशनरी एडवांस अब आप क्रेडिट कर दोगे। इसको प्रीपेड भी कह सकते हैं, ठीक है, अनएक्सपायर्ड भी कह सकते हैं। स्टेशनरी आपने पिछली मरतबा में पे की हुई थी लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुई थी। तो मैंने आपको कितनी मरतबा समझाया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर आपका अनएक्सपायर्ड होता है वो आपका एसेट होता है।
तो पिछली मरतबा अनएक्सपायर्ड आपकी 20,000 की स्टेशनरी के लिए पेमेंट की थी, इस्तेमाल नहीं हुई थी, अनएक्सपायर्ड स्टेशनरी आपके पास पड़ी हुई थी, इस्तेमाल कब हुई? इस रिपोर्टिंग पीरियड। जब इस्तेमाल होगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, तभी एक्सपेंस बनेगी ना। बहुत सादा सी लॉजिक है। बताइए, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलो।